हेलो एवरीवन। डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस में आज हमारा ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम क्लास 12th के फिजिक्स के लास्ट ईयर के 5 to 7 ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं। और इस सीरीज़ में अभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे वर्क कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। ठीक है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चलिए आज हम आगे देखते हैं लास्ट 5 to 7 ईयर में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट इज। ओके, तो कह रहा है कि बताइए कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया हुआ है उस पर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट कब करेगा। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा, क्योंकि टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई। ओके, तो बोल रहा है कि अगर इसको यूनिफॉर्म किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने प्लेस कर दिया गया है तो उस पर बताइए कि कब मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम वर्क करेगा, ये डिपेंड करेगा थीटा पर। जब थीटा मैक्सिमम तो टॉर्क मैक्सिमम। हम जानते हैं साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वह होती है 1। और ये किस पे होती है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। ठीक है, यानी जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री तो साइन थीटा की वैल्यू 1 और देन टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स और जो कि हो जाएगा पी ई। ठीक है, ओके बच्चा, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर जो कि 2020 और 2018 दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका आंसर ये सीधे सीधे था कि कब टॉर्क मैक्सिमम करेगा, यानी जब थीटा इक्वल टू 90, यानी कि जब एंगल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। अभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कि 2019 में ये पूछा हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और वो भी इक्वेटोरियल लाइन पर। ठीक है, किस पर बच्चा, इक्वेटोरियल लाइन। इसी क्वेश्चंस को 2-3 बार और अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। जैसे एक बार पूछा हुआ है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी एट अ पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब भी सेम हुआ। ठीक है, यानी कि जो भी मैं सोल्यूशंस कराऊंगा सेम उसका भी मतलब हुआ। अगला क्वेश्चन फिर कह रहा है, सेम यही क्वेश्चन है अलग तरीके से, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। सिर्फ इतना पूछ के छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिर पूछा हुआ है यही सेम क्वेश्चंस। इसमें बोला है फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2a/q, और ब्रैकेट में दिया 2a बीइंग्स द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस प्लस q एंड माइनस q एट अ पॉइंट डिस्टेंस ऑन इट्स इक्वेटर। ठीक है, यानी कि तीनों ही क्वेश्चंस, यानी कि 1 2 3 4 बार ये क्वेश्चंस पूछा है। 2019 दिल्ली में, 2019 ऑल इंडिया एंड 2017 और 2015 इतनी बार ये क्वेश्चंस पूछा है। बस तरीके अलग अलग हैं और पूछा सेम है। तो क्या कह रहे हैं इसमें, इन सब क्वेश्चंस में यही कह रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मान लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, जैसे कि क्वेश्चन में मेंशन था 2a, इनके बीच की डिस्टेंस 2a, और ये इनको मिलाने वाली लाइन हो गई एक्सिस। अब इसी लाइन के डायरेक्शन में अगर कोई पॉइंट हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। ठीक है, लेकिन इस एक्सियल पॉइंट के परपेंडिकुलर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इस क्वेश्चन से बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पर लेना है, यानी इसके बाइसेक्टर पर लेना है। इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस डाइपोल के कारण कितनी होगी। तो सबसे पहले डाइपोल क्या होता है बच्चा, तो डाइपोल होता है कि जब हम 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को, मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन अपोजिट हो, दोनों को एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रख देते हैं, तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इनके बीच की डिस्टेंस जो है बहुत कम होती है। जैसे SCL एग्जाम्पल के तौर पर आप SCL ले लो, इनके बीच की डिस्टेंस दिखती है क्या आपको, नहीं दिखती, लेकिन एक प्लस है एक माइनस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, और ये बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं। ये 2a देखने में आपको ज़्यादा लग रहा है इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन पर्पज से थोड़ा कैलकुलेशन हमारा आसान हो, इसलिए डिस्टेंस को 2a मान के चला जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2AA की डबल हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है, बस कैलकुलेशन पर्पज से माना गया, अदरवाइज ये डिस्टेंस बहुत छोटी है। ठीक है,
ऐसे किसी डाइपोल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मान लीजिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो माइनस चार्ज के कारण भी होगी और प्लस चार्ज के कारण भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह हमेशा उसकी तरफ होती है, ठीक है, और प्लस के कारण जो फील्ड होती है वह हमेशा उससे दूर की तरफ होती है, यानी कि इस डायरेक्शन, इससे दूर अगर आप देखेंगे बच्चा तो ये डायरेक्शन आएगी इससे दूर, ठीक है। तो ये हो गया प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया बच्चा माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट पे काम करेगा। अब इसके प्लस के कारण जो फील्ड है इसके भी दो कंपोनेंट होंगे बच्चा, एक हॉरिजेंटल और दूसरा वर्टिकल, ठीक है। ये थीटा एंगल, तो ये मान लीजिए कितना हो जाएगा बच्चा, E प्लस कॉस थीटा, और ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा E प्लस साइन थीटा, क्लियर। ऐसे ही इसके भी दो कंपोनेंट होंगे बच्चा, एक हो जाएगा ये हॉरिजेंटल सेम डायरेक्शन में आएगा और एक वर्टिकल जो आएगा वह नीचे, यानी कि E माइनस साइन थीटा, और ये जो हो जाएगा बच्चा इसके कारण भी इसी डायरेक्शन में E माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं दोनों के कारण जो वर्टिकल कंपोनेंट है वह जस्ट इक्वल एंड अपोजिट हैं, इसलिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगी वह द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगी वह केवल हमको हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण मिलेगी, यानी E प्लस हॉरिजेंटल और E माइनस हॉरिजेंटल के कारण ही इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉरिजेंटल कंपोनेंट के कारण ही केवल इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी। ये वाले दोनों माइनस इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं, कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? इनके बीच की डिस्टेंस 2a है। मान लेते हैं इसके सेंटर से ये जो पॉइंट बनाया था हमने, इसकी जो डिस्टेंस है वह है स्मॉल r, ठीक है, सेंटर से। इस तरह से ये पूरा 2a है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा बच्चा, a, और ये भी हो जाएगा a। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो इससे हाइपोटेनस जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, r² प्लस a², ठीक है। आपको तो पता ही होगा ये कैसे, ये देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, और ये हो गई डिस्टेंस r और ये हो गया a, तो ये निकालना है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे r² और a², ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। तो इस तरह से ये डिस्टेंस, और सेम डिस्टेंस ये वाली भी आ जाएगी, ठीक है, सेम डिस्टेंस ये भी आ जाएगी। तो इसलिए ये दोनों चार्जेस सेम हैं और डिस्टेंस सेम है, इसलिए इनके कंपोनेंट्स भी इक्वल होंगे और अपोजिट हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चा वह प्लस इसके कारण जो होगी वह कितनी होगी, 1/4πε0, जिसको k लिखते हैं, एंड q/r², यानी कि r कितनी है डिस्टेंस, ये, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, r² प्लस a², ठीक है। स्क्वायर कर दिया ना, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, क्योंकि बच्चा फार्मूला जो होता है E = 1/4πε0 q/r², ये फार्मूला होता है, ठीक है। इसी 1/4πε0 को k भी लिखते हैं, इसी 1/4πε0 को k भी लिखते हैं, तो इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे q हो गया, k हो गया, और r² की जगह इससे यहाँ की डिस्टेंस, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, क्लियर। उसके बाद प्लस दोनों सेम डायरेक्शन में है इसलिए प्लस हो रहे हैं, k q, यहाँ पे साइन चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते समय चार्ज की साइन नहीं रखी जाती है, डायरेक्शन देखा जाता है, ठीक है, इसलिए माइनस चार्ज की केवल मैग्नीट्यूड रखा जाएगा और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये प्लस हो रहा है। तो ये भी डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो हट जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ पे हम निकालेंगे तो E नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, के क्यू, हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा भी हो जाएगा, ठीक है, दोनों में कॉस थीटा था तो इसलिए दोनों में कॉस थीटा कॉमन बाहर हो गया, ठीक है। इसका भी कॉस थीटा हॉरिजेंटल और इसका भी कॉस थीटा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा, क्लियर बच्चा। तो अब यहाँ पे के क्यू हो जाएगा अपॉन r² प्लस a² हो जाएगा, और इनटू में ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये दोनों सेम क्वांटिटी हैं इसलिए जैसे x प्लस x 2x हो जाता है, ऐसे ये सेम मिलके ये 2 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। अब हम वैल्यू रख के इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2kq अपॉन r² प्लस a² इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बेस क्या है, यही थीटा बन रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेस क्या है, बेस है ये a और हाइपोटेनस क्या है ये, ठीक है। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी बेस हो जाएगा a, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई a, क्योंकि ये पूरा 2a था तो इसका हाफ हो गया a, तो बेस हाइपोटेनस कितना हो जाएगा ये √r² प्लस a², ठीक है। तो जो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी, कॉस थीटा इक्वल टू
बेस अपॉन में हाइपरटेनस। ठीक है बच्चा, ये कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग नीचे रख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए ये पावर में 1 और ये रूट है, तो रूट का मतलब होता है बच्चा पावर में 1/2। तो जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है। तो यहाँ बेस में 1, सॉरी यहाँ पावर में 1, यहाँ पावर में रूट को मानेंगे 1/2, तो प्लस करेंगे 1 + 1/2, 1 + 1/2, तो ये आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1 + 2 + 1 यानी आ जाएगा 3/2। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चा, 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर 3/2 और इनटू में ये ए। क्लियर। अब देखिए 2QA, इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट P कहते हैं। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है बच्चा कि दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस। तो उनके बीच की डिस्टेंस हमने 2a माना है और चार्ज कितना है Q, तो डाइपोल मोमेंट को Q × 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो कूलम मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ 2QA की जगह हम लिख देंगे P। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा P KP बस अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल पावर 3/2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, अब हम लोग जानते हैं कि जो आर, जो डिस्टेंस हम लोगों ने ए माना है वो बहुत कम है, जो ए डिस्टेंस है वो बहुत कम है, इसलिए जो आर होगा वह इससे बहुत ज़्यादा होगा। या यूँ मान लीजिए इफ़ लगा देते हैं, इफ़ आर इज़ मच ग्रेटर देन, ये फार्मूला आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि जो डिस्टेंस हमने मानी हुई है सेंटर से, जो डिस्टेंस हमने मानी हुई है सेंटर से उस पॉइंट की, वह इसके ए से बहुत ज़्यादा बड़ी हो। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो ए को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बच्चा, तो फार्मूला हो जाएगा ई नेट इक्वल टू, के की जगह हम लोग रखेंगे 1/4πε0 पी अपॉन, अब ए को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आर, तो आर स्क्वायर, जब ए को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पूरा इसको हटा देंगे तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चा आर स्क्वायर। ठीक है, ए को छोड़ दिया और पूरे पावर में क्या है 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आर की पावर 3। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में बदलेंगे तो यहाँ वेक्टर और यहाँ पे आर कैप लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा, और यहाँ पे मॉड। क्लियर। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या हमारा बच्चा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये था आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे हम पूरे 5 to 7 ईयर के हर चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम को एक नया मोड़ देगा और आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं और अपनी तैयारी के द्वारा आप 60+ मार्क्स बहुत ही ईजिली स्कोर कर सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, और आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल ईजी हो जाएगा अगर आप डेली हमारे चैनल्स पे आकर के इस वीडियोस को देखते हैं और अपनी तैयारी को सही बनाते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है बच्चा, और ये क्वेश्चन भी 2 बार अब तक आ चुका है। और ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं, 2 स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स AB and CD, ईच ऑफ डाइपोल मोमेंट P आर केप्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंटिंग along द एक्स एक्सिस एज सोन इन द फिगर। फाइंड द डाइपोल, फाइंड, फर्स्ट कह रहा है डाइपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, यानी इस पूरे अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट बताइए। एंड सेकंड कह रहा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, और इस पे नेट कितना टॉर्क एक्ट करेगा। ओके, आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताइए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, और जो कि आप देख सकते हैं ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, और डायग्राम भी आपके सामने है, तो हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो बच्चा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से है, हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है, ये एक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, +Q -Q, और एक डाइपोल इससे 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया है। ऐसे ये एक डाइपोल ये रखा गया है बच्चा, -Q और +Q। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वह हमेशा किधर होती है बच्चा, माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो इसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की ये हो गई और ये हो गई ये।
ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो ये एंगल दिया है वो दिया है 120 डिग्री। कितना दिया बच्चा? 120 डिग्री इनके बीच का एंगल दिया है। अब देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है वह एक्स की है, ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, और ये तो वाई ही माना जाएगा, ये वाई डायरेक्शन ही है। अब हमको क्या निकालना है कि इनके बीच का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है। क्लियर? तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा बच्चा? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि P इज इक्वल टू, ठीक है, जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से किसी एंगल पे हो तो उनका फार्मूला होता है P इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, ठीक है, जहाँ थीटा क्या है उनके बीच का एंगल है। क्लियर बच्चा? तो हम लोग इसको वैल्यू पुट कर देंगे और आ जाएगा P इक्वल टू, अब देखिए P1 और P दिया हुआ है कि दोनों का डाइपोल मोमेंट P ही है, ठीक है, तो यहाँ पे P नेट लिख देते हैं। क्लियर? तो P1 P ही है, P2 भी P है, और 2P इंटू P कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 दोनों के बीच का एंगल। ओके बच्चा? तो P नेट इक्वल टू ये हो जाएगा अंदर 2P स्क्वायर एंड प्लस 2P स्क्वायर कॉस 120 डिग्री की वैल्यू, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? 120 डिग्री की वैल्यू तो कितनी होती है यहाँ पे देख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30 120 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी -1/2। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2P स्क्वायर आ जाएगा बच्चा, और ये माइनस P स्क्वायर, तो 2P स्क्वायर में से P स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? P स्क्वायर। ठीक है, अब P स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इस तरह से P नेट कितना आ गया? P। तो हमारा इनका नेट डाइपोल मोमेंट भी कितना आ गया बच्चा? P। तो ये था फर्स्ट का आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर। ओके, तो बच्चा अब क्या पूछ रहा है? अब पूछ रहा है कि इनके यहाँ पे रिजल्टेंट टॉर्क क्या काम करेगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू फार्मूला होता है PE साइन थीटा, P साइन थीटा। ठीक है, जहाँ पे रिजल्टेंट नेट डाइपोल मोमेंट P आई गया है वो हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने दिया है E और यक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में बच्चा? यक्स में। और थीटा क्या होता है? P एंड E के बीच का एंगल। ठीक है, P एंड E के बीच का एंगल। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो थीटा होता है। तो हम लोग देखते हैं P और E के बीच का एंगल कितना है। तो देखिए बच्चा, इसका जो रिजल्टेंट P आया है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो उसकी डायरेक्शन हम लोग पता करेंगे किधर होती है। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं tan अल्फा इक्वल टू, फार्मूला होता है A साइन थीटा अपॉन B A प्लस B कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। तो हम लोग यहाँ फार्मूला लगाएंगे, तो A साइन थीटा, साइन कितना दिया है इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, अपॉन ये सॉरी A मतलब P, डाइपोल मोमेंट P दिया है, ये भी P और ये P B भी P दिया है, cos 30 डिग्री, cos 120 डिग्री। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? बच्चा P साइन 120 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। ओके, और यहाँ पे P और cos 120 डिग्री की वैल्यू अभी देखा -1/2, तो ये हो जाएगा -P/2, और P में से -P/2 माइनस जाएगा तो ये P/2, P से P कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3, ये वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? √3। ठीक है, आ गया √3, और tan में √3 किसकी वैल्यू है? 60 डिग्री, यानी अल्फा आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट आया है उसकी जो डायरेक्शन आई है, ये नेट डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आई है वो इससे कितना है बच्चा? 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री पर वर्क करेगा। क्लियर? तो अब देखिए ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। तो इन दोनों के बीच कितना एंगल बनेगा बच्चा? तो देखिए कितना एंगल बनेगा, तो देखिए ये जो एंगल है ये कितना है? 90 डिग्री का, और ये जो एंगल है ये कितना है? 60 डिग्री का। तो इस 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा इनके बीच का एंगल, ये जो बचेगा ये आएगा 30 डिग्री, यानी इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा बच्चा? 30 डिग्री। तो हम लोग सॉल्व कर देंगे अब ये टाउ, तो टॉर्क इक्वल टू P ही है, E है, और साइन 30 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये PE/2, यानी कि जो इस पे नेट टॉर्क आ जाएगा बच्चा वो कितना आ जाएगा? PE/2। तो ये हो गई आपके नेट टॉर्क, जो इन्होंने पूछा था नेट टॉर्क। तो इस तरह से नेट डाइपोल मोमेंट और इस पे वर्क करने वाले टॉर्क का ये हो गया आपका फार्मूला। तो ये क्वेश्चन हो गया, और इससे टॉर्क का इसमें पूछा है कि इसकी डायरेक्शन भी किधर होगी। तो बच्चा ये जो नेट टॉर्क है हमेशा
दो जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनसे प्राप्त होने वाली, उनसे मिलने वाली जो वेक्टर होती है वो हमेशा इनसे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप इसकी डायरेक्ट देखिए, अगर दो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी हैं ए और बी, तो उनके क्रॉस से जो मिलेगी हमको क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन हमेशा इससे मिलने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि इस समय जो P है और E है उससे, उसके क्रॉस से जो मिलने वाला डाइपोल की डायरेक्शन होगी वो हमेशा P और E से 90 डिग्री पर होगी, ठीक है। यानी P और E को मिलाकर बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर टॉर्क की डायरेक्शन। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लिखेंगे क्या बच्चा, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ P एंड E, ठीक है। P और E से मिला हुआ जो प्लेन होगा उसके परपेंडिकुलर होगी बच्चा, उसके परपेंडिकुलर होगी टॉर्क की डायरेक्शन। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ गया जो कि 2 बार अब तक पूछ चुका है, तो इसकी भी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिपिक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन स्टेबल, फर्स्ट नंबर, सेकंड कह रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर किसी डाइपोल को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उसका ओरिएंटेशन बताइए, ठीक है। और अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो बताइए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। तो आपने इसको भी पढ़ा होगा कि किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हम लोग इसको समझते हैं। क्लियर। यह भी क्वेश्चन आपका 2017 यानी 2017 में पूछ चुका है, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है बच्चा। तो देखते हैं, तो आप जानते हैं कि ये क्या है बच्चा, कि ये माइनस ये डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यहाँ पे डाइपोल अगर रखते हैं तो डाइपोल को मान लीजिए कि इस तरीके से हमने डाइपोल को रख दिया, इधर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज, यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस साइड हो गई बच्चा, माइनस टू प्लस, यानी इस डायरेक्शन। यानी इस समय क्या है, P और E दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो P और E के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसी डाइपोल को इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रख दें, इधर माइनस हो जाए इधर प्लस हो जाए, तो फिर यहाँ पर P की डायरेक्शन किधर हो जाएगी बेटा, तो P की डायरेक्शन यानी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चा, 180 डिग्री। तो मतलब हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फिक्स है, वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ ही होती है। इसीलिए इसमें इधर हो गया क्योंकि प्लस इधर रखा हुआ है, इसमें इधर हो गया क्योंकि प्लस इधर रखा हुआ है। ओके बच्चा। तो हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वह किसी भी डाइपोल को अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U = -PE cos थीटा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है अगर हम डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो, ठीक है। अब देखिए जब थीटा = 0 यहाँ रख देंगे तो U = क्या मिलेगा, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये U = हो जाएगा बच्चा -PE। U = आ गया बच्चा -PE। तो ये नेगेटिव एनर्जी मतलब बहुत कम, तो इसका मतलब जो डाइपोल रहेगा वह इतनी कम एनर्जी में रोटेट नहीं कर पाएगा, तो इसको बोलेंगे स्टेबल। क्या बोलेंगे बच्चा, स्टेबल। तो फर्स्ट पॉइंट ये, तो फर्स्ट आप सोल्यूशन यही रखेंगे, आप इस डायग्राम बनाएंगे और लिखेंगे कि U = -PE cos थीटा एंड व्हेन थीटा = 0 डिग्री देन, तो ये स्टेबल कंडीशन कही जाती है, ठीक है, जब ये नेगेटिव एनर्जी है तब, ठीक है। और जब थीटा = 180 डिग्री, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं U = -PE cos 180 बच्चा, और cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो -1 प्लस हो जाएगा, तो ये U = आ जाएगा बच्चा कितना, +PE। अब +PE मतलब 0 से ज़्यादा यानी पॉजिटिव एनर्जी, यानी थोड़ा ज़्यादा एनर्जी, तो इसलिए एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इसमें हो सकता है डाइपोल अपनी पोजीशन में ना रहे, इसलिए इसको बोलते हैं अनस्टेबल कंडीशन। क्या बोलते हैं बच्चा, अनस्टेबल कंडीशन, ठीक है। तो ये अनस्टेबल कंडीशन और ये स्टेबल कंडीशन, तो ये अक्सर कई बार क्वेश्चंस आ गए हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को भी आप, इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये था क्वेश्चन। ओके बच्चा, ओके बच्चा। तो आज का ये क्वेश्चन था, आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियोस में हम फिर लेकर के आएंगे, आगे के वीडियोस में हम और भी ढेर सारे क्वेश्चन जो आपके लिए होंगे बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, इसलिए आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कर दें और लोगों तक शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।